नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्लोर आईएएस के एक खास प्रोग्राम यूपीएससी संवाद में। मेरा नाम है आरती। मेरे साथ हैं एक्सप्लोर आईएएस के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इस प्रोग्राम में आपके द्वारा भेजे गए प्रश्नों का उत्तर सर द्वारा दिया जाएगा। अ, हमें जो प्रश्न मिले हैं उनमें सर्वाधिक प्रश्न अभी हाल ही में हुए अफगानिस्तान क्राइसिस से संबंधित हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को लेकर भी स्टूडेंट्स ने प्रश्न पूछे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी हाल ही में आए हुए यूपीएससी 2020 के रिजल्ट में जो हिंदी मीडियम का परिणाम रहा है उस पर भी प्रश्न पूछे हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ने यूपीएससी की तैयारी की रणनीति के संबंध में भी प्रश्न पूछे हैं। इनमें से हम आज केवल उन्हीं प्रश्नों को चर्चा में शामिल करेंगे जो कि यूपीएससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सिंस ये हमारा पहला एपिसोड है तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टूडेंट से तैयारी के संबंध में कुछ बातें शेयर करें, फिर मैं एक एक करके आपके प्रश्नों को लेती हूँ। धन्यवाद आरती। शुरू में मैं दो बातें स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हमारा अप्रोच न्यूज़ चैनल्स के जो प्रोग्राम होते हैं उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं तो वो नॉन इश्यूज़ को या पॉपुलर इश्यूज़ को बहुत सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत करते हैं अपनी टीआरपी वगैरह को बढ़ाने के लिए। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में जो हमारा अप्रोच होगा वो यूपीएससी से संबंधित जो ज़्यादातर जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनसे भी हमारा अप्रोच डिफरेंट होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं वो क्या करते हैं कि वो कंटेंट को कहानी की शैली में प्रस्तुत करते हैं, या वो भी अनावश्यक कंटेंट प्रस्तुत करते हैं, या अगर वो किसी सही टॉपिक को तो उठाते हैं लेकिन उसमें वो चीज़ों को सही अप्रोच के साथ वो नहीं रखते हैं जो कि यूपीएससी की डिमांड के अनुसार हो। तो यहाँ पे हमारी कोशिश ये होगी कि हम स्टूडेंट के सामने जो भी चीज़ें रखें, जो भी चीज़ें उन तक पहुँचाएं, तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो चीज़ें यूपीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार हो, या यूपीएससी अपने एग्ज़ाम में जिस तरीके के प्रश्न पूछती है वो उसके अनुसार हो। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा स्टूडेंट से कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी प्रश्न का सही उत्तर जानना जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है सही प्रश्न पूछना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स ने जो भी प्रश्न हमें भेजे तो मैंने भी उन प्रश्नों को एक बार देखा, तो मैंने ये देखा कि ज़्यादातर जो प्रश्न स्टूडेंट्स ने पूछे हैं वो यूपीएससी की दृष्टि से प्रासंगिक नहीं है। तो अगर स्टूडेंट सही प्रश्न पूछना सीख जाए तो शायद वो सही कंटेंट की खोज भी कर लेंगे। और इसीलिए इस प्रोग्राम में मेरा ये भी प्रयास होगा कि मैं ऐसे प्रश्नों को उदाहरण के तौर पे उठाऊं जिससे कि मैं स्टूडेंट को ये समझा सकूं कि सही प्रश्न क्या है और गलत प्रश्न क्या है, जिससे कि वो अपनी तैयारी को सही दिशा में रख सके। तो यही दो बातें मुझे स्टूडेंट से कहनी थी। अब आप देखिए जो प्रश्न है एक एक करके उन्हें उठाइए। जी बिल्कुल। हमारा पहला प्रश्न जो कि बरेली उत्तर प्रदेश से चंद्रभूषण जी द्वारा पूछा गया है। चंद्रभूषण जी पूछते हैं, अफगानिस्तान में विभिन्न देशों के क्या हित हैं और भारत के लिए अफगानिस्तान क्यों महत्वपूर्ण है? तो इन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसमें दो बातें हैं। पहले तो उन्होंने ये पूछा हुआ है कि अलग अलग देशों के क्या हित हैं, और फिर उन्होंने पर्टिकुलरली इंडिया के संदर्भ में पूछा है कि भारत के लिए वो क्यों महत्वपूर्ण है या भारत के वहाँ पे क्या हित है। तो यदि हम आज के संदर्भ में देखें तो हमें वहाँ पे अलग अलग देशों के अलग अलग हित दिखाई पड़ते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले अमेरिका को लें तो आप पहली बात तो ये कह सकते हो कि अमेरिका के जो इंटरेस्ट रहे हैं वो समय के साथ साथ बदलते रहे हैं। अगर हम कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के दौरान की बात करें तो उस समय खासतौर पे तब जब 1979 में सोवियत सेनाओं ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया था, तो वहाँ पे अमेरिका का ये हित था कि वो किसी तरीके से सोवियत सेनाओं को वहाँ से वापस धकेल दे। तो इसके लिए उसने जो है पाकिस्तान की मदद से वहाँ पे मुजाहिदीनों की एक फौज खड़ी की। लेकिन उसके बाद जब कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का अंत हुआ और यूएसएसआर का विघटन हो गया तो वो मुद्दे वहाँ पे ख़त्म हो गए। उसके बाद अमेरिका का एक नया इंटरेस्ट वहाँ पे तब पैदा हुआ जबकि 9/11 की घटना के पश्चात अमेरिका ने ये देखा
कि जिन लोगों ने 9/11 की घटना को अंजाम दिया है, अलकायदा ने या उसके जो लीडर थे ओसामा बिन लादेन, तो उनको तालिबान ने अफगानिस्तान में शरण दे रखी थी। तो ऐसे में अमेरिका का इंटरेस्ट हो गया कि वो अलकायदा नेटवर्क को ध्वस्त करे या बिन लादेन को वो टारगेट करे। तो वो चीज़ उन्होंने किया भी। लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, तो अमेरिका को ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि उनका ये जो मिशन है, वो बहुत खर्चीला होता जा रहा है। जिसमें उन्होंने मोटे तौर पे $6 ट्रिलियन के आसपास उन्होंने वहाँ पे खर्च किए और उनको वहाँ पे बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। ख़ास तौर पे उनको वहाँ पे मिलिट्री लॉसेस बहुत हुए, बहुत सारे हज़ारों की संख्या में उनके सैनिक भी वहाँ पे मारे गए। तो एक उनके ऊपर एक प्रेशर आ रहा था कि आखिर ये ऐसा कब तक चलेगा? तो फिर जब ओबामा राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पहली बार ये कहा कि वहाँ से वो जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फ़ोर्स है, उसको वो वापस बुलाना चाहते हैं। यही बात आगे चल के फिर ट्रंप ने भी कही। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के तहत कहा कि हम अननेसेसरी वहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों इन्वॉल्व हैं, वहाँ से हम अपनी फोर्सेस को विथड्रॉ करें। और यही अप्रोच फिर जो बाइडेन ने भी अपनाया और उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट दी कि हम उस तारीख तक हम वहाँ से अपनी फोर्सेस को विथड्रॉ कर लेंगे। तो आज की तारीख में तो अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को वहाँ से विथड्रॉ कर लिया है और फिलहाल अब वहाँ की जो इंटरनल सिचुएशन है उसमें अमेरिका की बहुत ज़्यादा फिलहाल कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं पड़ती है। बाकी अगर देशों की अगर हम बात करें तो आप अगर रशिया की बात करो, तो रशिया का एक इंटरेस्ट तो ये है कि वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस की प्रेजेंस ना हो, जो कि अब है भी नहीं आज की तारीख में। दूसरा, रशिया ये भी नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है सत्ता में आज की तारीख में, वो कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कि रशिया में कुछ ऐसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स रहे हैं, जिसमें चेचनिया वगैरह की प्रॉब्लम रही है, तो उसे किसी तरीके से बढ़ावा मिले। रशिया में भी टेररिज़्म की एक समस्या है, वहाँ भी कई इस तरीके के अटैक्स हो चुके हैं पास्ट में। और जिसमें कि एक बहुत फेमस अटैक था जो मॉस्को थिएटर में हुआ, फिर एक स्कूल में हुआ। तो रशिया नहीं चाहता कि उनके देश में भी किसी तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा मिले। चाइना की अगर आप बात करो तो चाइना का जो मेन इंटरेस्ट है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और ख़ास तौर पे उनका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है उसको वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान तक उसको एक्सटेंड करें। और साथ ही वो ये नहीं चाहते चाइना कि वहाँ पे अमेरिका की किसी तरीके से प्रेजेंस हो। और बाकी आप कंट्रीज़ को अगर देखो, जैसे अगर आप पाकिस्तान को देखो, तो पाकिस्तान के बारे में 2-3 बातें आप कह सकते हो कि पाकिस्तान का पहला इंटरेस्ट तो ये है कि वो एक तो अफ़गानिस्तान के माध्यम से वो अपनी जो बार्गेनिंग पावर है उसको वो मेंटेन रखना चाहते हैं। पाकिस्तान ये समझता है कि अगर अफ़गानिस्तान में कोई ऐसी सरकार है जो उसके समर्थन की सरकार है या जिससे उसके तालमेल अच्छे हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के साथ में बार्गेन कर सकता है, वो चाहे अमेरिका हो या यूरोप के देश हो या बाकी अन्य देश हो। दूसरी बात, पाकिस्तान का वहाँ पे इंटरेस्ट ये है कि अफ़गानिस्तान के मामलों में भारत का कोई दखल ना हो। तीसरी बात ये कह सकते हो पाकिस्तान के संदर्भ में कि पाकिस्तान की ये भी कोशिश रहती है जो आज की तारीख में ज़्यादा उनके फ़ेवर में है कि वो ये सोचेंगे कि वो तालिबान की मदद से वो भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाएँ। तो इस तरीके से जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं वो इंडिया के अगेंस्ट चले जाते हैं, ठीक है। कुछ और देशों का अगर आप उदाहरण ले लो, जैसे ईरान की अगर आप बात करो, तो ईरान का इंटरेस्ट ये है कि जो अफ़गानिस्तान में जो शिया अल्पसंख्यक हैं, जो हज़ारा कम्युनिटी के लोग हैं, चूँकि ईरान में ज़्यादातर शिया आबादी है, तो नहीं चाहते कि उनका उनका कोई नुकसान हो, या ईरान ये भी नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में कोई इस तरीके की चीज़ हो जो जिससे कि ईरान में कोई इंटरनल चैलेंज वहाँ पे खड़े हों उनके सामने। तो इस तरीके से आप देखते हो तो अलग-अलग देशों के हमें अलग-अलग वहाँ पे हित दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि देशों के बीच में कोई आम सहमति अफ़गानिस्तान को लेके नहीं बन पाती है। और अगर आप पर्टिकुलरली भारत की बात करोगे, जैसा उन्होंने पूछा है प्रश्न में कि अफ़गानिस्तान भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए, इस यहाँ पे हम कौटिल्य का उदाहरण ले सकते हैं। कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने एक मंडल सिद्धांत दिया था, जो एक तरीके से विदेश मामलों से संबंधित है। उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि जो पड़ोसी होता है, किसी देश का जो पड़ोसी होता है, वो शत्रु होता है और पड़ोसी का जो पड़ोसी होता है, वो मित्र होता है। अगर उस लिहाज से अगर हम भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को देखें, तो जो पाकिस्तान है, वो हमारा अगर शत्रु अगर हम ना कहें तो कम से कम ये तो कह ही सकते हैं कि वो हमारा राइवल कंट्री है।
वो प्रतिद्वंदी देश है। तो पाकिस्तान या तो हमारा शत्रु है या तो हमारा प्रतिद्वंदी देश है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी है। तो ये भारत के हित में है कि जो अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट हो वो इंडिया के फेवर की हो। अगर अफगानिस्तान में ऐसी सरकार होती है जो जिसका भारत के साथ तालमेल बेहतर है, तो भारत उस सरकार के माध्यम से पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर डाल सकता है। यानी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, अगर हम वहां पे प्रेशर डालते हैं तो उसका फायदा जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उस पे हमें मिलता है। तो इस लिहाज से जो है भारत के लिए अफगानिस्तान महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि टेररिज्म का एक इशू है। भारत लंबे समय से आतंकवाद से प्रभावित रहा है, और आप ये भी जानते हो कि जो तालिबान है उनके बारे में भी ये खबर है कि उसमें भी लश्कर ए तैयबा या जैसे मोहम्मद जैसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके भी लोग उसमें शामिल रहते हैं, जिन्होंने कि भारत के खिलाफ कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। इसके साथ ही जो तालिबान है वो चूंकि एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके जो संपर्क हैं वो इंटरनेशनल टेररिज्म से भी रहे हैं। जैसे अलकायदा के साथ तो उनके संबंध पूरी तरीके से स्टेब्लिश्ड रहे हैं। आईएस के साथ आप कह सकते हो कि उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, लेकिन अलकायदा के साथ तो उनके संबंध बहुत ज्यादा स्टेब्लिश थे। तो अगर अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में है तो उससे प्रॉब्लम यह है कि उसे भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। और ये बात हम हवा में नहीं कह रहे, इसके पास्ट में एक्सपीरियंसेस भी हैं। लेट 90s में या 90 के दशक के अंत में जो घटना एक घटी थी जिसमें कि भारत का एक प्लेन हाईजैक करके टेररिस्ट ने उसको जाके अफगानिस्तान के कांधार में खड़ा कर दिया था, और उस प्लेन को पूरी तरीके से तालिबान ने उस समय प्रोटेक्ट किया था, उसको कवर किया था, और वहाँ पे बार्गेनिंग हुई जिसमें कि भारत को अल्टीमेटली जो है टेररिस्ट वहाँ ले जाके छोड़ने पड़े। तो हमारे पास के ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हैं, तो ये आशंका होना स्वाभाविक है कि अफगानिस्तान की हाल के घटनाओं से भारत में भी जो है टेररिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। तीसरी बात हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिहाज से है, संपर्क मार्ग की दृष्टि से है। वैसे आप ये कह सकते हो कि अफगानिस्तान के साथ या जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जिसमें कि उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तो इन देशों के साथ में भारत का कोई सीधा संपर्क नहीं है, ये हमारे स्थल मार्ग से जुड़े नहीं है। तो भारत की एक योजना रही है जिसमें भारत ने ईरान के साथ मिलके एक चाबहार बंदरगाह को डेवलप किया कि हम ईरान के चाबहार बंदरगाह से होते हुए हम अफगानिस्तान में प्रवेश करें और उससे मध्य एशिया के देशों के साथ में हम अपनी कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करें। तो अभी तक तालिबान के सत्ता में आने के पहले इन चीज़ों को लेकर भारत काफ़ी ज़्यादा आशान्वित था, क्योंकि वहाँ पे जो सरकार थी, अशरफ गनी की जो सरकार थी, वो इंडिया के फेवर की सरकार थी। लेकिन अब चूंकि तालिबान वापस सत्ता में आ गए, जिनका भारत के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, तो वो हमारे जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं मध्य एशिया के साथ या बाकी देशों के साथ, तो उसको लेकर भी सवालिया निशान उठना स्वाभाविक है। और लास्ट में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अफगानिस्तान भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अफगानिस्तान लंबे समय से एक संकटग्रस्त देश रहा है, वहाँ पे स्थायी शांति स्थापित नहीं हो पाई है। तो ये बात कही जा सकती है कि अफगानिस्तान में शांति का होना ये न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए ज़रूरी है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी है, रीजनल सिक्योरिटी की दृष्टि से ज़रूरी है, और साथ ही आप ये भी कह सकते हो कि वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से भी ज़रूरी है। तो भारत के जो हित हैं वो अपनी खुद की सुरक्षा से भी जुड़े हैं, भारत के जो हित हैं वो रीजनल सिक्योरिटी से भी जुड़े हैं, और भारत के जो हित हैं वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़े हुए हैं। तो चूंकि अफगानिस्तान एक ऐसा फैक्टर है जो हर स्तर पे असर डालता है, तो भारत चाहता है कि वहाँ पे जो है शांति और स्थिरता बनी रहे। इसीलिए पिछले कुछ वर्षों से खासतौर पे 9/11 की घटना के पश्चात वहाँ पे जो सरकारें बनी, चाहे हामिद करजई की सरकार बनी, बाद में अशरफ गनी की सरकार बनी, तो भारत की ये कोशिश रही है कि अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, वहाँ पे उनका पुनर्निर्माण हो, क्योंकि लंबे समय से युद्धग्रस्त रहने के बाद में वहाँ काफ़ी तबाही हुई थी, और साथ ही भारत की ये कोशिश रही है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो। इसीलिए भारत ने वहाँ पे $3 बिलियन से ज़्यादा खर्च भी किए।
तो भारत की यही कोशिश रही है कि अफगानिस्तान एक शांत, समृद्ध और एक उदार देश हो, जिससे कि भारत के हितों की भी पूर्ति वहाँ पे होती रहे। लेकिन आप कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भी आपकी इच्छा होती है या जो भी आपकी आवश्यकता होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो यथार्थ की जो स्थितियाँ हैं वो उससे मेल खाती हों। तो अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ तालिबान के दोबारा सत्ता में आने से हम देख सकते हैं भारत के संदर्भ में। जी। अगला प्रश्न हल्द्वानी उत्तराखंड से दिव्या जोशी जी द्वारा पूछा गया है। दिव्या जी पूछती हैं, हाल ही में अफगानिस्तान में जिस प्रकार तालिबान ने सत्ता पर नियंत्रण किया है, उससे भारत के समक्ष क्या दुविधा उत्पन्न हो गई है? ऐसे में भारत को अफगानिस्तान के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? हुँ। देखिए, जहाँ तक दुविधा का प्रश्न है, तो निश्चित तौर पे भारत के समक्ष आज की तारीख में दुविधा उत्पन्न हो गई है। दुविधा उत्पन्न होने के कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि चूँकि भारत शुरू से ही तालिबान को एक अतिवादी संगठन मानता रहा है, एक आतंकवादी संगठन मानता रहा है और तालिबान इसके पहले भी जब सत्ता में आया था 90 के दशक के मध्य में, तो भारत ने उस समय भी तालिबान के साथ कोई कूटनीतिक संवाद स्थापित नहीं किया था और न ही भारत ने तालिबान को मान्यता दी थी। तो चूंकि अब एक ऐसा संगठन अफगानिस्तान में सत्ता पे है जो कि एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो भारत के साथ ये दुविधा है कि अब उनके साथ में हम क्या करें? उनके साथ में हम किस तरीके से डिप्लोमेटिक डायलॉग इस्टेब्लिश करें या हम क्या बातचीत करें? ये तो एक दुविधा है। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि आप ये भी कह सकते हो कि अभी जो हालात हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, अभी आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे पूरी तरीके से जो चीज़ें दिख रही हैं वो स्थिर हैं, ठीक है? बहुत नाटकीय तरीके से, बहुत ड्रामेटिक तरीके से तालिबान की सत्ता में वापसी हुई है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो चीज़ें अभी दिख रही हैं वो स्थायी हैं या उसमें कोई ऐसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसी कोई चीज़ है। क्योंकि इस तरीके की भी खबरें हैं जिसमें कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मुल्ला बरादर है या जो हक्कानी नेटवर्क है, जो पाकिस्तान समर्थक माने जाते हैं, तो उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट की खबरें हैं या जब से वहाँ पे तालिबान की दोबारा सत्ता में वापसी हुई है तो आईएसआईएस का जो खुरासान जो ग्रुप है उसने भी कई वहाँ पे हिंसक हमले किए हैं। तो अभी राजनीतिक अस्थिरता को लेकर भी दुविधा है। तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक भारत के लिए दुविधा भी रहेगी और कुछ भी कर पाना जल्दीबाजी भी रहेगी या कुछ भी कह पाना जल्दीबाजी रहेगी अभी वहाँ के संदर्भ में। तीसरी चीज़ आप ये भी कह सकते हो कि अ, भारत के सामने जो एक दुविधा है कि जो हमारी पाकिस्तान के साथ जो पॉलिसी रही है, उसका असर अफ़गानिस्तान के साथ पॉलिसी पे देखा जा सकता है। अब उसमें समझने वाली बात ये है कि ख़ास तौर पे जो वर्तमान सरकार है, तो भारत में जो वर्तमान सरकार है, जो मोदी की सरकार है, तो उन्होंने पाकिस्तान को लेके हमेशा एक कड़ा रुख अपनाया है और पाकिस्तान के साथ जो हमारी जो वार्ता चला करती थी पहले, जिसे हम कंपोजिट डायलॉग कहते थे, समग्र वार्ता जिसे कहते थे, वो वार्ता स्थगित पड़ी हुई है। भारत ने जो है पाकिस्तान में होने वाले सार्क के सम्मेलन में भी हिस्सा नहीं लिया। तो भारत पाकिस्तान के साथ इस वजह से संवादहीनता को रखता है इस समय, क्योंकि भारत का ये मानना है कि जो पाकिस्तान है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या सीमा पारी आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो हम पाकिस्तान से इसलिए बात नहीं करते क्योंकि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देता है। तो ऐसे में हम अफगानिस्तान से हम कैसे बात कर सकते हैं जो कि जहाँ पे एक ऐसे संगठन की सरकार है जो खुद एक आतंकवादी संगठन है। तो अगर हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को टॉलरेट नहीं कर सकते, तो हम स्टेट टेररिज्म को हम कैसे टॉलरेट करेंगे? तो ये एक बड़ी समस्या है जो पाकिस्तान के साथ हमारी पॉलिसी है, इसका असर जो है अफ़गानिस्तान के साथ पॉलिसी पे भी पड़ना स्वाभाविक है। चौथी चीज़ आप ये भी कह सकते हो कि पब्लिक ओपिनियन का भी एक इश्यू है। विदेश नीति के निर्धारण में जनमत की भी एक भूमिका होती है और डेमोक्रेसी में ख़ास तौर पे। और डेमोक्रेसी में तब ये चीज़ और देखी जाती है कि जब सरकारें जो है अपने इलेक्शन रैलीज़ में चुनावी चुनावी प्रचार में वो जो है विदेश नीति के मुद्दों को उठाते हैं। तो भारत में भी वो चीज़ें हैं कि हमारे देश में भी जो इलेक्शन होते हैं उसमें पाकिस्तान का एक इश्यू होता है। तो वहाँ पे फिर बहुत ही आप कह सकते हो कि वो बहुत ही आक्रामक तरीके से वहाँ पे बातें कही जाती हैं।
तो उससे पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगता है कि जनता उनके फेवर में है, तो वो इमोशनल इश्यूज हो जाते हैं। तो आज की सरकार का इंप्रेशन ये है कि वो बहुत कड़े डिसीजन लेने वाली सरकार है, और लोग इसी वजह से उनको पसंद भी करते हैं, और लोगों के पसंद होने की एक वजह ये भी है। तो अब सरकार को लगता है कि अगर वो कहीं कोई लिबरल अप्रोच लेके चलते हैं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं अफगानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ, तो कहीं वो जो जनमत है वो उनके अगेंस्ट में हो जाए, या जो विपक्षी पार्टियां हैं सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को बहुत ज्यादा ना उठाएं कि आप तो कह रहे थे कि आप ऐसा करेंगे, आप वैसा करेंगे, लेकिन आपने सडनली क्यों इस तरीके से आपने हथियार डाल दिए उनके सामने। तो एक जनमत का भी प्रेशर है कि भारत के सामने दुविधा है। इसीलिए आपने देखा कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद ऐसा कमी हुआ है इस सरकार में कि जब सरकार ने जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और सबके साथ चर्चा की है कि भाई वहां पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और लास्ट में एक चीज और कह सकते हैं कि भारत की दुविधा इसलिए भी है क्योंकि आज जो तालिबान वहां पे सत्ता में लौटा है उसका पाकिस्तान के साथ में बहुत निकट के संबंध है। चाइना उनके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो भारत को इस चीज की भी आशंका है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना ये एक तरीके से ये एक भारत के खिलाफ एक ऐसा एक ये नेटवर्क न बन जाए जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो ये चीज स्टेब्लिश्ड है सीधे तौर पे कि वो टेररिज्म को बढ़ावा देता है। चाइना के साथ भी हमने देखा कि जब पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, तो अगर भारत उनके खिलाफ कोई मामला यूनाइटेड नेशन में उठाता है तो चाइना उनको वहां पे प्रोटेक्ट करता है। तो ये चीज तालिबान के संदर्भ में भी हो सकती है, चाइना उनको भी प्रोटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ भी भारत के लिए एक दुविधा का विषय है कि इस जो आशंका है या जो समस्या है उससे कैसे निपटे। अब जो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि ऐसे में भारत का अप्रोच क्या होना चाहिए, तो देखिए जब हम अप्रोच की बात करते हैं कि भारत को क्या अप्रोच रखना चाहिए, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा कि दो दो चीजें अलग अलग हैं। एक चीज तो जिसे हम कह सकते हैं बातचीत या संवाद, कि हम तालिबान के साथ हम बातचीत करते हैं या उनके साथ हम कोई डायलॉग प्रोसेस में एंगेज होते हैं। दूसरी चीज होती है जिसे हम कह सकते हैं कि हम उनके साथ कोई समझौता करें या हम उन्हें मान्यता दें, डिप्लोमेटिक हम उनको रिकॉग्निशन दें। तो अगर इन चीजों के आधार पर अगर हम देखें कि हमें क्या अप्रोच अपनाना है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि जैसा कि हमने कहा कि भारत तालिबान को एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, तो ऐसा नहीं है कि भारत ने अतिवादी संगठनों से बातचीत या समझौते नहीं किए हैं। अगर हम कुछ उदाहरण लें तो आप कह सकते हो कि भारत ने अपने देश के भीतर जो नागालैंड में जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, NSCN जिसे हम कहते हैं, उसके साथ भारत ने बातचीत भी की और भारत ने उनके साथ समझौते भी किए, जबकि वो उसने भी भारत में कई बड़े हिंसक या आतंकी हमलों को अंजाम दिया। भारत ने एक समय नेपाल में सक्रिय जो माओवादी संगठन थे उनके साथ भी बातचीत की, मध्यस्थता की, जबकि माओवादियों का भी जो इतिहास रहा है उन्होंने भी वहां पे हिंसा की है। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका में जो LTTE रहा है उसके साथ बातचीत भी की और उसके साथ समझौते भी किए। भले ही उस समझौते के कोई परिणाम नहीं निकले, लेकिन हमने किया, जबकि ये सारे वो संगठन है जो कि अतिवादी संगठन है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तालिबान के साथ मुश्किल ये है कि तालिबान अपने आप में तो एक्सट्रीमिस्ट है ही है, अपने आप में तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ही है, लेकिन समस्या ये है कि वो सपोर्टेड बाई एक राइवल कंट्री है। जो जो बात हमने कही कि वो पाकिस्तान समर्थित है, तो अपने आप में उसका अतिवादी होना एक समस्या, पाकिस्तान के द्वारा समर्थित होना वो दूसरी समस्या। तो वो जो बात मैं पहले कह रहा था कि जो पाकिस्तान के साथ जो हमारी पॉलिसी है उससे हम अलग करके हम अफगानिस्तान के मैटर को नहीं देख सकते। वो अनिवार्य रूप से वो चीजें जुड़ी हुई हैं। जो इंडिया की पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, उसी से जुड़ा हुआ मसला है अफगानिस्तान। तो ये चीज वहां पे हमें इस चीज को समझना होगा। तो जो बात मैंने कही कि आपको दोनों चीजों में अंतर करना होगा, बातचीत में और समझौते में या संवाद में और मान्यता में। तो देखिए फिलहाल जो कंडीशन है उसमें समझौते और मान्यता की बात तो बहुत दूर की है। हाँ, आप बातचीत या संवाद के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वहां भी भारत थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि जो पहले जो वार्ताएं हुई वहां पे, जो इंट्रा अफगान टॉक हुई, जो दोहा में जो वार्ता हुई कतर में तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ, अमेरिका की और बाकी देशों के साथ, तो भारत ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो पहले की जो वार्ताएं रही हैं उसमें भारत का कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहा है।
लेकिन अब चूंकि तालिबान एक हकीकत है अफगानिस्तान में, तो भारत को कहीं ना कहीं से बातचीत के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, जो पहले की जो असहजता है उसे देखते हुए जो आप जहां से शुरू कर सकते हैं, तो आप बहुपक्षीय वार्ताओं से शुरू कर सकते हैं। जैसे आज ही मैं सुबह पढ़ रहा था, समाचार पत्र में एक खबर छपी थी कि जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, तो वो G20 सम्मेलन को संबोधित करेंगे वर्चुअल मीटिंग्स में, जिसमें कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर डिस्कशन होगा। तो आप G20 के माध्यम से या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, SCO के माध्यम से, या अगर कई देशों के समूह मिलकर अफगानिस्तान पे कोई वार्ता करते हैं, तो भारत उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी द्विपक्षीय वार्ता न करके आप बहुपक्षीय वार्ता में जा सकते हैं। वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा उनके साथ तालमेल बैठाना। फिर ऐसे में आप कुछ जो आपके जो सहयोगी देश हैं, जिनके साथ आपके अच्छे संबंध रहे हैं, उनकी भी आप मदद ले सकते हैं। आप रशिया की भी मदद ले सकते हैं, आप ईरान की भी मदद ले सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पे अब आप सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात ही वो देश हैं जिन्होंने जब पहली बार तालिबान सत्ता में आया था, तो इन देशों ने तालिबान को मान्यता दी थी। उस समय सिर्फ 3 ही देशों ने मान्यता दी थी 90s में, पाकिस्तान ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने और सऊदी अरब ने। तो पाकिस्तान से तो कोई संवाद का इशू नहीं है, लेकिन आप सऊदी अरब और UAE के माध्यम से भी तालिबान से संपर्क कर सकते हैं, जो कि आज की तारीख में भारत की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है वो काफ़ी एक्टिव है और उन देशों के साथ भारत के बेहतर संबंध है, तो उसकी आप मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही आप ये भी कर सकते हैं कि वहाँ पे आप मानवीय सहायता ऑफर कर सकते हैं। अफगानिस्तान में एक ज़बरदस्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की संभावना है, भुखमरी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं वहाँ पे, हेल्थ क्राइसिस है, बच्चों के इश्यूज हैं। तो भारत वो चीज़ें ऑफर कर सकता है, क्योंकि भारत की एक वहाँ पे गुडविल रही है। तो भारत ये कह सकता है कि ठीक है, हम आपके साथ कोई अभी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं चाहते, लेकिन मानवीय आधारों पे हम मदद भेज भेज सकते हैं अगर आप चाहें। और चूंकि चाइना भी ऐसा कर रहा है, तो भारत को भी मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मान्यता का जो प्रश्न है वो भी बहुत दूर का प्रश्न है। जो मैंने कहा, मान्यता का प्रश्न तभी होगा जब ये चीजें पूरी तरीके से स्टेब्लिश हो जाएं कि तालिबान अगर सत्ता में रहता है तो वो एक लिबरल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करेगा, एक सर्व समावेशी सरकार स्टेब्लिश करेगा, सभी को साथ लेकर चलेगा, वाइडली एक्सेप्टेड गवर्नमेंट होगी, वो ह्यूमन राइट्स का सम्मान करेंगे, वो महिलाओं का सम्मान करेंगे, वो अफगानिस्तान को आतंकवाद की सुरक्षित पनाहगार नहीं बनने देंगे। तो जब चीजें जब इस्टेब्लिश हो जाएंगी, तभी वो डिप्लोमेटिक वहाँ पे रिकॉग्निशन का सवाल होगा। तो वो सवाल तो अभी दूर का है, लेकिन फिलहाल आप बातचीत के बारे में, संवाद के बारे में बहुपक्षीय माध्यम से या अन्य देशों के संपर्क के माध्यम से आप उसके बारे में सोच सकते हैं। जी बिल्कुल। हम्म। अगला प्रश्न जोधपुर राजस्थान से अखिलेश मीना जी द्वारा पूछा गया है। अखिलेश जी पूछते हैं, क्या अफगानिस्तान में भारत की कूटनीति विफल हो गई है? तो देखिए, जो बात शुरू में मैंने कही थी कि किसी प्रश्न का सही उत्तर जानना जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है सही प्रश्न पूछना। अगर मैं ये जो पर्टिकुलर उन्होंने प्रश्न पूछा है कि अफगानिस्तान में भारत की डिप्लोमेसी कहाँ तक फेल रही है, तो मैं कहूँगा कि ये इस तरीके के प्रश्न UPSC की दृष्टि से नहीं पूछे जाने चाहिए, क्योंकि हमारा जो अप्रोच है वो अप्रोच न्यूज चैनल्स के अप्रोच से या मीडिया के अप्रोच से डिफरेंट है। इस तरीके के जो डिस्कशन होते हैं वो मीडिया में तो होते हैं, न्यूज चैनल्स में होते हैं, वहां बैठ के पैनल में डिस्कशन होते हैं और उससे वो TRP बटोरते हैं। लेकिन ये हमारा अप्रोच इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसी एग्जाम के माध्यम से ही आप भारतीय विदेश सेवा में जाओगे, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाओगे। तो अगर आप भारतीय विदेश सेवा में आपका इसी एग्जाम के माध्यम से सिलेक्शन होता है, तो आप वहां पे क्या करोगे? आप वहां पे भारत की विदेश नीति बनाओगे, आप डिप्लोमेसी तय करोगे। तो सरकार अगर किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहती है या उसका सिलेक्शन करना चाहती है जो कि सरकार में आके विदेश नीति बनाए, तो सरकार क्या देखेगी वहां पे? सरकार ये देखेगी कि वो सरकार की आलोचना करने वाला ना हो, वो पॉलिसी मैटर्स को समझने वाला हो। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप कभी भी इस तरीके की बात नहीं कर सकते कि वहां पे भारत की डिप्लोमेसी फेल रही है। आप न तो वर्तमान सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, न तो आप प्रीवियस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वहाँ पे समस्याएं हैं, वो पहले से रही हैं। अफगानिस्तान में चैलेंजेस पहले से रही हैं। वो आपके लिए कोई एक आसान फील्ड नहीं है, वो एक चैलेंजिंग फील्ड है। तो चैलेंजेस वहाँ पे पहले से रहे हैं और अनप्रडिक्टेबिलिटी भी रही है, जिसके चलते भारत ने वहाँ पे इतना निवेश किया, भारत का बहुत नुकसान भी हुआ।
तो चैलेंजेस तो वहाँ पे हैं, ये बात आप कह सकते हैं। तो जो चैलेंजेस हैं अब उसके हिसाब से आपको पॉलिसीज़ बनानी होंगी, उसके हिसाब से आपको डिप्लोमेटिक मेजर्स उठाने होंगे। तो आप ये वाला अप्रोच पकड़ें, ना कि आप सरकार की आलोचना का कोई यहाँ पे अप्रोच पकड़ें। तो अगर आप एग्ज़ाम में अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करोगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो आप मेरी सलाह तो यही है कि आप ऐसे प्रश्नों से बचें। जी। गुरु सेवक सिंह जी ने, अभय वीर सिंह जी ने झुंझुनू राजस्थान से, और लक्ष्मण धाकर जी ने छपरा बिहार से, और वंदना कुमारी जी ने देहरादून से लगभग एक ही प्रश्न पूछा है कि विगत वर्षों की भांति इस बार भी आईएएस का जो रिजल्ट आया है उसमें हिंदी माध्यम के छात्रों को सफलता नहीं मिली है। सर, हिंदी मीडियम के रिजल्ट के इतना खराब होने का क्या कारण है? देखिए, ये भी एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी बात है कि जब भी फाइनल रिजल्ट आता है तो इस तरीके के डिस्कशन बहुत तेज़ी से उठते हैं। लेकिन कुछ समय के पश्चात फिर लोग चीज़ों को भूल जाते हैं और चीज़ें वापस पुराने ढर्रे पे आ जाती हैं। मैं बहुत ज़्यादा आंकड़ों में जाके तो नहीं बात करना चाहता, लेकिन मोटे तौर पे ये कह सकता हूँ कि 2010 या 2013 के बाद हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के रिजल्ट में गिरावट आई। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि उसकी एक बड़ी वजह सीसैट का आना था, या 2013 से जिस तरीके से उन्होंने मेंस का पैटर्न चेंज किया, तो उसकी वजह से भी रिजल्ट में गिरावट आई। लेकिन मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप सिस्टम पे सवाल नहीं उठा सकते। अगर सरकार ने एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न चेंज किया है, तो आप उस पे सवाल नहीं उठा सकते। आपकी बुद्धिमानी ये है कि आप अपने आप को उसके हिसाब से ढालो। हाँ, ये बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि रिजल्ट में जो गिरावट है, इसकी वजह हिंदी माध्यम का होना नहीं है। इस नज़रिए से जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या जो टीचर्स हैं, उन्हें भी अपना मूल्यांकन करना चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं देखता हूँ, जो चेंजेज़ मैं देखता हूँ समय के साथ-साथ, कि जब 2010 के पहले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का रिजल्ट बेहतर था, तो उस समय कोई कॉर्पोरेट डिज़ाइन के चमक-दमक पर आधारित कोचिंग संस्थान नहीं थे। तब हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन 2010 के बाद जब आप देखते हैं कि बड़े कोचिंग संस्थान आए जिसमें कि हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ते हैं, और ऑल ओवर इंडिया में उनके ब्रांचेज़ चलते हैं और वो चीज़ों को बहुत बड़े स्केल पे करते हैं। लेकिन उनके आने से रिजल्ट में और ज़्यादा गिरावट आ गई। तो उसकी एक वजह ये है कि आप ये देखते हैं कि ऐसे संस्थानों में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि वो स्टूडेंट्स को की तैयारी उस स्तर पे नहीं कराते, जिस स्तर की डिमांड आपसे यूपीएससी करता है। यानी उनकी तैयारी का जो स्तर है वो यूपीएससी की डिमांड से काफ़ी नीचे होता है। और दूसरी बात वो ये भी करते हैं कि वो स्टूडेंट के दिमाग में ये भी डाल देते हैं कि वो जो उन्होंने पढ़ा दिया वो सब कुछ है। अब उनको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब उनको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब कोचिंग में जो नोट्स दे दिया गया वो नोट्स ही उनके लिए पर्याप्त है। यानी देखिए, दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तरफ तो तैयारी उस स्तर की नहीं हो रही है, और दूसरी ओर स्टूडेंट के दिमाग में गलतफ़हमी डाल दी जा रही है कि अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हिंदी माध्यम का छात्र जो कि यूपी का, बिहार का, राजस्थान के जो स्टेट बोर्ड हैं वहाँ से पढ़ के आता है ज़्यादातर, जिसकी पहले से ही मेहनत करने की आदत नहीं होती है। जब उसको कोई ये समझा देता है कि तुमको कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने करा दिया वही बहुत है, तो उसको लगता है कि ये तो बहुत आसान तरीका है आईएएस बनने का। लेकिन ये भ्रम उसका तब टूटता है जब उसके 2-3 अटेम्प्ट निकल जाते हैं। फिर वो बैठ के सोचता है, फिर वो हिंदी माध्यम को कोसेगा या एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न को कोसेगा। तो देखिए, आप एक ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में हैं, जहाँ आपका जो मुकाबला है वो आईआईटीएन से भी है, मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट से भी है, और भी प्रोफेशनल स्टडीज़ के स्टूडेंट से है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और चीज़ों को बहुत प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करते हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी तैयारी के संदर्भ में अपने नज़रिए में चेंज लाना पड़ेगा। उन्हें समझना पड़ेगा कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो उनकी आवश्यकता का 25% से अधिक पूरा नहीं करती। 75% मेहनत हिंदी माध्यम के छात्रों को स्वयं करना होगा, सेल्फ स्टडी के माध्यम से। उसके लिए उनको किताबें भी पढ़नी पड़ेगी और बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे। अपने आप को उसी के हिसाब से ढालना पड़ेगा। तो वो जो कहावत है कि अगर आप परिवर्तन के हिसाब से अपने को नहीं ढालते हैं, तो आपका अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। तो शायद वही समय है कि हिंदी माध्यम के छात्रों को इस चेंज के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। तभी वो इस एग्ज़ाम में जो है बेहतर परफ़ॉर्म कर पाएँगे। जी, बिल्कुल। अगला प्रश्न कमेंट बॉक्स से हमें रोहित विश्वकर्मा जी ने भेजा है।
रोहित जी पूछते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ लेकिन इंग्लिश मीडियम से आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? देखिए, अगर इन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है और इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो वो बेशक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें उन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या वो इंग्लिश मीडियम में उतने ही कंफर्टेबल हैं जितना कि वो हिंदी मीडियम में हुआ करते थे, या इंग्लिश मीडियम में तैयारी करते हुए वो बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग कर पा रहे हैं, या जिस तरीके से भाषा पे उनकी पकड़ होनी चाहिए वो चीज़ उनके अंदर है। तो अगर ये चीज़ है तो वो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए वही करना होगा कि जो भी रिसोर्सेज हैं फिर वो सारे उनको इंग्लिश में ही देखने पड़ेंगे। चाहे वो बुक्स हो या आप कह सकते हो कि कोई भी ऐसा कंटेंट हो, वो सारा उनको इंग्लिश में ही मैनेज करना पड़ेगा। और बेहतर होगा कि ऐसे में वो किसी जानकार की मदद ले लें। वो कुछ आंसर वगैरह लिख के किसी ऐसे जानकार व्यक्ति को दिखा लें, या वो चाहे तो हमें भी आंसर लिख के व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, तो हम भी ये उन्हें गाइड कर देंगे कि क्या वो जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो यूपीएससी के स्तर के हिसाब से लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। तो वो चेंज कर सकते हैं और हम भी उनकी मदद कर देंगे अगर वो हमें भेजेंगे आंसर इस तरीके से तो। जी। हाँ। अगला प्रश्न हमें परवेज आलम जी ने छपरा बिहार से पूछा है। आलम जी पूछते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए पॉलिटी या राज व्यवस्था की तैयारी कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो पॉलिटी के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 चीजें आती हैं। एक तो जो भारत का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कि एक सिस्टम क्रिएट करता है या सिस्टम को इस्टेब्लिश करता है। लेकिन सिस्टम के संदर्भ में सारी चीजें संविधान में नहीं लिखी जा सकती। इसीलिए हमारी जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाती है, संसद कानून बनाती है। जैसे कि संविधान में नागरिकता के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन नागरिकता के विषय में आवश्यकता पड़ने पे पार्लियामेंट कानून बनाती है, जो कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही होता है, उसके खिलाफ नहीं जा सकता वो। मौलिक अधिकार के आर्टिकल्स हैं, उसके संदर्भ में पार्लियामेंट है वो कानून बनाती है। तो पॉलिटी के अंतर्गत हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नंबर 1, नंबर 2 पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून, और तीसरी चीज अगर कोई कंट्रोवर्सी है, कोई व्याख्या का मसला है, कोई इंटरप्रिटेशन का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजंस होते हैं। तो उन पे भी हमें नजर रखनी पड़ेगी। हाल के वर्षों में आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से। और अगर आप रिसोर्सेज की बात करो तो रिसोर्सेज में हम ये कह सकते हैं कि एक तो उन्हें जो भारत का जो मूल संविधान है, जो बेयर एक्ट है, वो उनके पास होना चाहिए। वो पूरा पढ़ना नहीं है, जो मूल संविधान है, जो यथानुरूप होता है, एज इट इज होता है, जो हमारी संविधान सभा ने बनाया है, या जिसमें पार्लियामेंट के द्वारा किए गए अमेंडमेंट भी शामिल होते हैं, वो मार्केट में मिलता है बेयर एक्ट के नाम से, मूल संविधान। तो उसे पूरा पढ़ना नहीं है, लेकिन वो नजर के सामने से गुजरना चाहिए। उसे पढ़ने लायक 20% से ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बेयर एक्ट लेके उसकी हर एक लाइन को पढ़ो, लेकिन उसको आप नजर के सामने से गुजारो और उसी क्रम को फॉलो करो। तो बेयर एक्ट के क्रम को फॉलो करते हुए आप सपोर्ट में लक्ष्मीकांत की बुक रख सकते हो कि आपने बेयर एक्ट में कोई चीज देखी, उसी क्रम में आपने लक्ष्मीकांत की किताब में उसकी व्याख्या देख ली। तो बेयर एक्ट और लक्ष्मीकांत को मिला के आप पढ़ो। हाँ, अगर ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, कहीं कोई ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसमें आप एक और किताब भी रख सकते हो, वो है डीडी बसु की किताब, जो बहुत अच्छी किताब पहले से मानी जाती रही है। पहले सभी स्टूडेंट्स उसी को पढ़ा करते थे। कुछ बातें उसमें बहुत बेहतर तरीके से लिखी हुई हैं, तो आप उसे भी जरूरत पड़ने पे देख सकते हो। हाँ, जिस चीज से उन्हें बचना होगा कि पॉलिटी की तैयारी करते समय वो कभी किसी गाइड को कंसल्ट न करें। जो गाइड्स आती है मार्केट में वो न पढ़ें। कोचिंग के जो नोट्स हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ें, क्योंकि उससे कंफ्यूजन्स बढ़ जाते हैं। अगर आप सही रिसोर्सेज तैयारी करते हो तो चीजें आप बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो। तो गाइड और कोचिंग के नोट से बचें। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटी के प्रश्न होते हैं जो करंट से रिलेटेड होते हैं, तो आप क्रम वही रखें कि आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज पढ़ रहे हैं, जैसे आपने नागरिकता वाला पार्ट पढ़ा, तो फिर आप देखो कि उससे करंट से रिलेटेड कोई चीज है क्या। आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा, तो फिर आप देखो उससे रिलेटेड कोई करंट में चीज है क्या। तो उसी क्रम में आप करंट की चीजों को उससे जोड़ के देखते रहें। इसमें कुछ साइटें हैं, जैसे पीआरएस वगैरह की साइट है, आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। वहां से भी आप चीजों को जो है अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉम्प्रहेंसिवली पॉलिटी की तैयारी करें। हाँ, एक लास्ट में मैं बात ये भी कहना चाहूंगा कि अगर वो कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसके पहले जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वो अवश्य देखें।
ताकि वो किसी चैप्टर को पढ़ते समय, किसी पार्ट को पढ़ते समय उन्हें इस चीज़ का अंदाज हो कि किस तरीके से प्रश्न यूपीएससी पूछता है। तो उसी के हिसाब से फिर वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो इससे उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगी। जी। अब लेते हैं आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन, जो कि दिल्ली से मनीषा शुक्ला जी द्वारा पूछा गया है। मनीषा जी पूछती हैं, प्रधानमंत्री की हाल की अमेरिका यात्रा की उपलब्धियां क्या हैं? अब देखिए, मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके के प्रश्न यूपीएससी नहीं पूछता है। प्रधानमंत्री की यात्राएं होती रहती हैं, विदेश मंत्री की यात्राएं होती रहती हैं, वो अमेरिका जाते हैं, रशिया जाते हैं, चाइना जाते हैं। कभी यात्रा पे कोई प्रश्न नहीं बनता है। प्रश्न जो भी बनेगा वो किसी डिप्लोमेटिक इशू पे बनेगा, किसी स्ट्रेटेजिक इशू पे बनेगा, वो कूटनीतिक या सामरिक मामलों पे ही वो प्रश्न बनते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री अमेरिका गए, वो क्वाड समूह की बैठक में हिस्सा लेने गए, और क्वाड का जो मसला है वो इंडो पैसिफिक रीजन से जुड़ा हुआ है, जिसे हम हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो अगर प्रश्न बनेगा यूपीएससी में तो प्रधानमंत्री की यात्रा पे नहीं बनेगा, वो इंडो पैसिफिक पे बनेगा। उसको वो क्वाड से जोड़ के पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पे कॉमन कंसर्न है। वहां पे जो भी क्वाड के मेंबर्स हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो इनके कॉमन कंसर्न है, और ऐसा माना जाता है कि वो कॉमन कंसर्न इंडो पैसिफिक रीजन में वो चाइना है। तो इस तरीके से प्रश्न वो बना सकते हैं, इशू बेस्ड प्रश्न बना सकते हैं। लेकिन वो कभी यात्रा को लेके कभी कोई प्रश्न वो नहीं बनाएंगे। तो आप इस तरीके की खबरों को आप पढ़िए और उसको फिर आगे बढ़िए। इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की इस पे आवश्यकता नहीं है। हाँ, इश्यूज को समझिए कि हाँ, इश्यूज क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आप तैयारी करिए तो ज्यादा बेहतर है। जी। हम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्नों का सही और स्पष्ट उत्तर मिल गया होगा। साथ ही आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे कि हम आगे आपका और बेहतर मार्गदर्शन कर सकें, ताकि आपकी तैयारी को एक सही दिशा मिल सके। और हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप अपने प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। साथ ही हमें ईमेल, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमें आपके प्रश्नों का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपसे यूपीएससी संवाद के नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।